बच्चों आगे देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे कुछ और कंसेप्ट्स। हमने अभी तक क्या किया है वो समझते हैं। ठीक है, मैंने आपको अभी तक सुपरपोजिशन का जो पार्ट 1 था उसमें क्या कराया था। मैंने बोला था कि भैया एक वेव है, मैंने ये बोला था कि एक वेव है बेटा, ये इस वेव का नाम था y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। इस वेव का नाम था y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, इस वेव का ये नाम था। एक और वेव है, ठीक है, और उस वेव का क्या नाम है देखो, ठीक है। पहले से कुछ रास्ते में डिफरेंस है, रास्ते के डिफरेंस को क्या बोलते थे हम, रास्ते के डिफरेंस को हम बोलते थे पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो मैंने आपको कराया था, मैं ब्रीफ रिव्यू दे रहा हूँ आपको। इसका एम्पलीट्यूड आया था b, ठीक है, और इसका एम्पलीट्यूड आया था a, राइट। तो मैंने आपको बताया था यार इसकी इक्वेशन क्या होगी, ब्लू वाली की, b साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये 5 फेज डिफरेंस आया है कॉरस्पॉन्डिंग टू डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस। कैसे निकालेंगे देखो, हमें ये पाथ पता होगा डिफरेंस कितना है कि भाई लैम्डा बाय 4 पहले चल चुकी है, लैम्डा बाय 2 या लैम्डा बाय 3 या लैम्डा बाय 8 वॉट। तो फॉर्मूला क्या होता है देखो, जब एक वेव पूरा लैम्डा चल लेती है, यहाँ से यहाँ तक पूरा लैम्डा चल ली, तो फेज डिफरेंस 2 पाई का आता है। तो पार्ट डिफरेंस जब लैम्डा का, तब फेज डिफरेंस 2 पाई का। तो जब पार्ट डिफरेंस आएगा डेल्टा एक्स का, तो फेज डिफरेंस कितना आएगा, यूनिटी मेथड से मल्टीप्लाई करते हैं तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला आएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय पाथ डिफरेंस। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फेज डिफरेंस, राइट। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि दोनों वेव्स के सुपरपोजिशन से जो नई वेव बनेगी उसकी इक्वेशन क्या होगी, उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, उसका फेज क्या होगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या आया था देखो, हमने किया था y इक्वल्स टू y1 प्लस y2। ठीक है, एडअप करके हमारा फॉर्मूला आया था r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, राइट। और r की वैल्यू मैंने लिखी थी कि अगर दोनों को सुपरपोजिशन से नई वेव बनेगी और उसका एम्पलीट्यूड निकालना है तो वो आया था रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाइव। और टैन थीटा मैंने निकाला था आपके लिए, टैन थीटा हमारा आया था b साइन फाइव डिवाइडेड बाय a प्लस बी कॉस फाइव। ये हमारा यहाँ से टैन थीटा हमें प्राप्त हो गया था, दैट वाज b साइन फाइव डिवाइडेड बाय a प्लस बी कॉस फाइव। ओके, r आ गया था और थीटा आ गया था। अब हम क्या समझने जा रहे हैं कि हमें मान लो दोनों वेव की इंटेंसिटीज दे रखी है। मैंने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिनिमम एम्पलीट्यूड भी निकाला था, हमने बोला था फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, है ना, फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यानी r cos फाइव शुड बी 1, फाइव शुड बी 2n पाई। और फिर मैंने बताया था कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की वैल्यू a प्लस बी होती है, cos फाइव इनपुट करने पे रूट a प्लस बी होल स्क्वायर बन जाएगा, a प्लस बी आ जाएगा। फिर मैंने बताया था आपको कि मिनिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा, राइट। तो मिनिमम एम्पलीट्यूड हमारा आया था cos फाइव माइनस 1 के लिए, दैट मीन्स फाइव इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई के लिए, दैट मीन्स r की मिनिमम वैल्यू यहाँ से आ गई थी हमारी a माइनस बी, राइट। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि दोनों वेव्स को मिलाने से जो नई वेव बनेगी उस वेव की इंटेंसिटी क्या होगी, राइट। तो इंटेंसिटी समझते हैं क्या मतलब है। ठीक है, देखो ये मैंने आपको ब्रीफ रिव्यू दिया सुपरपोजिशन पार्ट 1 का। अब हम देखते हैं सुपरपोजिशन पार्ट 2 में। देखो भैया, किसी भी वेव की इंटेंसिटी उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। हम बोलते हैं इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। किसी भी वेव की इंटेंसिटी उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, राइट। ओके, तो पहली वेव की इक्वेशन अगर y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी थी तो उसकी इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होगी उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के मैंने कांस्टेंट लगा दिया के ए स्क्वायर, ओके, राइट। ठीक है, दूसरी वेव की इंटेंसिटी होगी, इक्वेशन होगी b साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड स्क्वायर के होगी
प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे के आ जाएगा कांस्टेंट के बी स्क्वायर, राइट, ओके, ठीक है। तो जो नई वेव बनी थी उसका एम्पलीट्यूड क्या आया था हमारा, उसका एम्पलीट्यूड ये आया था आर स्क्वायर दैट वॉज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई। तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो के आ जाएगा कांस्टेंट, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू के टाइम्स कैपिटल आर का स्क्वायर, ओके। तो अब हम क्या कर रहे हैं, आर स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए और बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो आई आर आ गया हमारा, आर स्क्वायर आ गया हमारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय के, ए स्क्वायर आ गया हमारा बच्चों आई वन बाई के। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि एक्चुअली में दो वेव्स हैं y1 और y2 जिनकी इक्वेशंस हैं, इन दोनों वेव को सुपर इम्पोज करेंगे, एक नई वेव बनाएंगे, उस नई वेव की अब की बार इंटेंसिटी कितनी होगी। वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड एम्पलीट्यूड कितना होगा, अब हम निकालने जा रहे हैं इंटेंसिटी कितनी होगी, राइट। आई वन बाई के बी स्क्वायर इज ओके आई टू बाई के प्लस 2 टाइम्स व्हाट इज ए बेटा, ए इज रूट आई वन बाई के, दिस इज रूट आई टू बाई के multiplied by cos phi, okay. I'll cancel k from denominator, root k into k, root k becomes k, so we get IR equals to I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos phi। किसका फॉर्मूला आया हमारा, दोनों वेव्स की इंटेंसिटी जिनकी I1 I2 इंटेंसिटी थी दोनों वेव्स की, उन दोनों के सुपर पोजिशन से जो नई वेव बनी उसकी इंटेंसिटी का फॉर्मूला डिपेंडेंट होगा दोनों सुपर इम्पोजिंग जो वेव्स हैं, दोनों वेव्स जो सुपर इम्पोज कर रही हैं उनकी इंटेंसिटी कितनी है और उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, ठीक है। मैंने आपको बताया था मैक्सिमा के लिए, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए, मैक्सिमम का मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि दोनों का क्रेस्ट ऑन क्रेस्ट या ट्रफ ऑन ट्रफ पड़ रहा है, तो ऐसे केस में फेज डिफरेंस जो है वो होता है 2n पाई, ठीक है, यानी cos फाई। अब मैं बोलने जा रहा हूँ आपको मैक्सिमा की कंडीशन, फॉर maximum intensity phi 2n pi, that implies cos phi becomes 1, ठीक है, right, cos phi becomes 1, so what is the maximum value of intensity then, IR is actually I1 I2 2 times root I1 root I2, तो IR is root I1 whole square root I2 whole square 2 times root I1 root I2, तो here we get IR is equal to root I1 plus root I2 whole square, resultant intensity का formula, this is basically maximum value of intensity, इसको हम बोलते हैं maximum value of intensity। I max is root I1 plus root I2 whole square, दोनों वेव्स के सुपर पोजिशन से जो नई वेव बनेगी उसकी ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंसिटी रूट I1 प्लस रूट I2 होल स्क्वायर हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती किसी भी कंडीशन में, ओके। आप देखिए अब हम देखेंगे दोनों वेव्स के सुपरपोजिशन से जो नई वेव बनी है उसकी मिनिमम इंटेंसिटी कितनी हो सकती है, राइट। अब मैं यहाँ आपसे कहने जा रहा हूँ फॉर मिनिमा, I mean for minimum intensity cos phi should be -1 or we can say phi should be an odd multiple of pi, phi should be an odd multiple of pi, right। तो minima will become I1 plus I2 plus 2 root I1 I2, what is cos phi, cos phi is -1, तो I min is I1 plus I2 minus 2 times root I1 I2, so here we get I min is root I1 minus root I2 whole square, this is I minimum। दो वेव्स के सुपर पोजिशन से जो नई वेव बनती है उसकी मिनिमम इंटेंसिटी रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 होल स्क्वायर हो सकती है, उससे कम नहीं हो सकती, ओके, राइट।
ऐसा करते हैं बच्चों, इस पे एक सिंपल सवाल करते हैं। यह आया था सवाल, इससे बिल्कुल सिमिलर सा सवाल आया है नीट 2016 में, दैट वाज बेसिकली नीट 2, ठीक है, वी कैन से आइदर नीट 2, ओके। नीट 2 2016 में जो क्वेश्चन पेपर में आया है, क्या क्वेश्चन है देखो, दे हैव गिवन कि I1 डिवाइडेड बाय I2 का रूट, दैट मीन्स दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड जो दे रखा है दैट इज से अल्फा और बीटा, ठीक है। रूट I1 बस I2 बाय रूट में I1 बाय I2 इज इक्वल टू अल्फा। वो कह रहे हैं हमसे I मैक्स माइनस I मिन डिवाइडेड बाय I मैक्स प्लस I मिन कितना होगा, ओके। I मैक्स माइनस I मिन अपॉन I मैक्स प्लस I मिन क्या होगा, ओके राइट। तो देखो क्या कहानी है यहाँ पर, सिंपल शब्दों में देखते हैं बेटा। I मैक्स और I मिन का फॉर्मूला हम देख चुके हैं, तो I मैक्स इज बेसिकली रूट I1 प्लस रूट I2 होल स्क्वायर एंड I मिन इज बेसिकली रूट I1 माइनस रूट I2 होल स्क्वायर, ओके। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, I मैक्स डिवाइडेड बाय I मिन इज इक्वल टू रूट I1 बाय I2 प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट I1 बाय I2 माइनस 1 होल स्क्वायर, राइट। रूट I1 बाय I2 इज A बाय B इज इक्वल टू अल्फा, तो दिस बिकम्स ईजी है नाउ, अल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस 1 होल स्क्वायर, राइट बच्चों। अल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस 1 होल स्क्वायर। मैंने 4 ऑप्शंस नहीं दिए हैं, मैं जो डायरेक्ट फॉर्म आंसर आएगा वही लिख दे रहा हूँ, ओके राइट। देखते हैं बच्चों, सो I मैक्स डिवाइडेड बाय I मिन इक्वल्स टू अल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस 1 होल स्क्वायर, अल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस 1 होल स्क्वायर, नाइस। तो नाउ वी विल यूज इज व्हाट वी विल डू इज यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, वी विल यूज कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। अब बच्चों हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का इस्तेमाल करेंगे, और कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाने का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास है 1/2 इक्वल टू 2/4, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर इज न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो हम कर सकते हैं न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, दिस इज कॉल्ड कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कि अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर is equal to numerator plus denominator divided by numerator minus denominator. This is called componendo and dividendo, right? Okay. तो हम componendo dividendo का इस्तेमाल करेंगे। अब क्या कहानी है using componendo and dividendo, तो numerator plus denominator divided by numerator minus denominator, this becomes alpha plus 1 whole square plus अल्फा माइनस 1 होल स्क्वायर, अल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1 होल स्क्वायर, अल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1 होल स्क्वायर, राइट बेटा। देखते हैं अभी, देखो बच्चों क्या आएगा, I मैक्स प्लस I मिन डिवाइडेड बाय I मैक्स माइनस I मिन, ये आ जाएगा बच्चों हमारा सॉल्व करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ओके। 2 अल्फा से 2 अल्फा कैंसिल, अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल बच्चों, 1 से 1 कैंसिल, राइट।
तो what we get is I max plus I min divided by I max minus I min is equal to 2 times alpha square plus 1 divided by 4 times alpha। तो रेसिप्रोकल लेते हैं और 2 कैंसिल करते हैं, तो बच्चों आ रहा है आई मैक्स माइनस आई मिन डिवाइडेड बाय आई मैक्स प्लस आई मिन। दिस कम्स आउट टू बी 2 अल्फा बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1। दिस वाज द क्वेश्चन जो नीट 2016 में आया है बच्चों, नीट 2 एग्जाम 2016। आई मैक्स माइनस आई मिन डिवाइडेड बाय आई मैक्स प्लस आई मिन। ठीक है, लेटर ऑन मैं आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बताऊंगा कि इस बेसिक इस टर्म का अपना एक मीनिंग है, इसको बोलते हैं फ्रिंज विजिबिलिटी, दैट वी विल स्टडी इन YDSE, कि इसका एक अपना फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है इस टर्म का, और ये हमें बताएगा कि जो ब्राइट पॉइंट है वो किस हद तक ब्राइट होगा या डार्क पॉइंट किस हद तक डार्क होगा। ओके राइट, नोट करिए आप इसे। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन और करते हैं। एक वेव दे रखी है हमें a sin ओमेगा t और दूसरी वेव दे रखी है हमें से a sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 3। दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम है और दोनों की इंटेंसिटी भी सेम दे रखी है, राइट। इंटेंसिटी ऑफ बोथ दी वेव्स इज इक्वल टू I। Calculate intensity of resultant wave obtained due to superposition of light waves, right। तो ठीक है, रिजल्टेंट दोनों की इंटेंसिटी सेम दे रखी है, तो हमें जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी होती है तो उसका फॉर्मूला देखना है हमें क्या है। तो देखो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी का फॉर्मूला है I1 I2 2 टाइम्स रूट I1 I2 cos phi। फॉर्मूला क्या है I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स रूट I1 I2 cos phi। दोनों वेव्स की इंटेंसिटी I दे रखी है, तो ठीक है, हमें गिवन है कि I1 बराबर है I2 के और वो बराबर है I के। फाई कितना दे रखा है फेज डिफरेंस पाई बाय 3, तो कॉस फाई क्या हो गया कॉस पाई बाय 3 और कॉस पाई बाय 3 क्या हो गया 1/2। तो ठीक है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाल लो। I प्लस 2 टाइम्स रूट I इंटू I कॉस ऑफ पाई बाय 3। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ गई हमारी I2I प्लस 2I कॉस पाई बाय 3, राइट। तो ये आ जाएगी हमारी 2I प्लस 2I कॉस पाई बाय 3 इज 1/2। यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारा 3 टाइम्स I, राइट। तो आंसर आ गया हमारा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ गई 3 टाइम्स I। देखो अजीब सी बात नहीं है कि यार दो वेव आपने मिलाई जिनकी इंटेंसिटी I थी, दोनों को मिला करके जो नई वेव बनी उसकी इंटेंसिटी 3I हो गई है। क्या यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट हो रहा है? क्या ऐसा हो रहा है? बेसिकली इंटेंसिटी इज ऑल्सो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इंटेंसिटी इज ऑल्सो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो अगर एरिया उतना मान लें, टाइम भी पर सेकंड मान लेते हैं, तो मान लो इस वेव की इंटेंसिटी I है, मतलब I एनर्जी फॉल कर रही है पर यूनिट एरिया पर सेकंड। और दूसरी वेव की भी इंटेंसिटी I है, तो उसकी भी मतलब एनर्जी I है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एक स्क्वायर मीटर एरिया में और पर सेकंड। अब दोनों के मिलने से एक पॉइंट पे इंटेंसिटी 3 गुना हो जा रही है, तो I और I ऐड होकर तो 2I होना चाहिए, तो 3I कैसे हो रहा है? तो हम अगला सवाल में देखेंगे कि एक्चुअली में यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट नहीं हो रहा। बेसिकली क्या हो रहा है, एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है। एनर्जी क्या हो रही है? रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है। मेरे पास 50 रुपये, आपके पास भी 50 रुपये, आपके पूरे 50 रुपये मैंने ले लिए 100 रुपये,
ठीक है, तो मेरे पास डबल हो गए, लेकिन हम दोनों का एवरेज तो 50 ही रहा। तो बेसिक फंडा यहाँ पर ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी वायलेट नहीं हो रही। मैं नेक्स्ट एग्जांपल में आपको बताता हूँ कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सुपरपोजिशन के साथ एक शब्द पढ़ लेंगे, इंटरफेरेंस। लाइट के केस में जो सुपरपोजिशन है हम उसे इंटरफेरेंस बोलते हैं, और इंटरफेरेंस क्या होता है वो देखते हैं, और फिर मैं आपको बताता हूं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी वायलेट नहीं हो रहा। ठीक है, तो इंटरफेरेंस क्या है देख लो एक बार आप। इंटरफेरेंस होता है बच्चों फिनोमेना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी ऑन अकाउंट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स। ठीक है, हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड, सेम नहीं नियरली कांस्टेंट एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं। ठीक है, अब नियरली कांस्टेंट ही क्यों कि आसपास का एम्पलीट्यूड होगा ना, तो मैक्सिमम और मिनिमम में आपको काफ़ी डिफरेंस पता लगेगा, और अगर एम्पलीट्यूड में बहुत लार्ज डिफरेंस होगा तो मैक्सिमम मिनिमम में उतना फ़र्क नहीं पता लगेगा आपको। मैं अभी करके दिखाऊंगा आपको ये बात भी। ठीक है, दिस इज फिनोमेना ऑफ redistribution of light energy on account of superposition of light waves। ठीक है, तो लाइट एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, कहीं पर बहुत ज़्यादा हो जाती है, कहीं पर बहुत कम हो जाती है, एवरेज सेम रहता है। तो सवाल देखते हैं, शो दैट फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, शो दैट फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हमें ये दिखाना है कि जो इंटरफेरेंस है दैट इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट नहीं हुआ। देखो कैसे, हम दो वेव ले लेते हैं, ए साइन ओमेगा टी, ओके नॉट एन इश्यू, और एक वेव ले लेते हैं से बी साइन ओमेगा टी प्लस फाई, राइट, बिल्कुल। एक की इंटेंसिटी मान लेते हैं I1 और एक की इंटेंसिटी मान लेते हैं I2। ठीक है, मतलब मान लो 100 जूल एनर्जी फॉल कर रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और यहाँ से फॉल कर रही है 150 जूल एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि भाई एक दीवार है, वहाँ पर मैंने दो लाइट भेजी, एक 100 जूल एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम और एक 150 जूल एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, या एक जगह पर मान लो दोनों जगह 100 जूल मान लेते हैं, इट विल बी ईजी टू अंडरस्टैंड। मैंने एक लाइट सोर्स भेजा जिससे एनर्जी निकल रही है 100 जूल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम फॉल कर रही है दीवार पे। दूसरी लाइट एनर्जी भी वैसी है कि 100 जूल एनर्जी निकल रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, 100 और 100। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि अब इस दीवार पे क्या हो जाना चाहिए, 200 जूल एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। भाई जनरल ट्रेंड तो यही है, जनरल बात तो ये, बेसिक तो हमें यही पता है, जो आज तक हमने 12th क्लास के इंटरफेरेंस से पहले सीखी थी बात, वो तो यही थी कि सिंपल ऐड कर लो आप। तो ठीक है, हम लिखते हैं इफ देयर इज नो इंटरफेरेंस मींस इफ देयर इज नो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, सुपरपोजिशन नाम की कोई चीज नहीं हो रही। ठीक है, 100 जूल एक जगह गया, 100 जूल एक जगह गया, उस जगह पर 200 जूल हो गया, राइट। इफ देयर इज नो इंटरफेरेंस, इफ देयर इज नो इंटरफेरेंस मींस देयर इज नो रिडिस्ट्रीब्यूशन। इंटरफेरेंस को हम यहाँ पर सुपरपोजिशन भी कह सकते हैं। तो इंटेंसिटी हो जाएगी हमारी टोटल कहीं पर भी I1 प्लस I2, कहीं पर भी, है ना, I1 आ गई, I2 गई, पूरी दीवार पे I1 प्लस I2 हो गई। इफ देयर इज इंटरफेरेंस, इन केस ऑफ इंटरफेरेंस तब क्या होगा, इन केस ऑफ इंटरफेरेंस क्या होगा, देखो एवरेज इंटेंसिटी आएगी I मैक्स प्लस I मिन बाय 2, ये एवरेज आ जाएगी भाई, एवरेज इंटेंसिटी तो यही होगी। हुआ क्या बेसिकली, अब क्या हुआ इसमें कि भैया वो 100 जूल एनर्जी गई एक सोर्स से, 100 जूल एनर्जी गई एक सोर्स से, मैं 100 जूल बोल रहा हूँ मतलब पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो एक जगह पर 400 हो गई, 400 हो गई, और दूसरी जगह पर 0 हो गई, तो 100 और 400 का एवरेज तो 200 ही आएगा। तो फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थोड़ा वायलेट हुआ। वो अलग बात है कि जो 200 जूल एक जगह पर होनी चाहिए थी वहां पर 0 होकर के
वहाँ 0 हो गई और दूसरी जगह पर जहाँ 200 थी वहाँ 400 हो गई है। बेसिक फंडा ये है, राइट। तो मैं निकाल लेता हूँ मैथमेटिकली भी। दिस इज रूट i1 प्लस रूट i2 होल स्क्वायर एंड आई मीन इज रूट i1 माइनस रूट i2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से हमारा आई एवरेज आ जाएगा अगर आप सॉल्व करोगे तो दिस अगेन कम्स आउट टू बी i1 प्लस i2। सो आई कैन से कि इंटरफेरेंस इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप वहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट नहीं कर रहे हो। 100 जूल पर यूनिट एरिया, 100 जूल पर यूनिट एरिया, तो टोटल 200 एक्सपेक्ट करते थे पूरी दीवार पे या कहीं पर भी, तो हुआ क्या, एक पॉइंट पे 0 होगा और एक पॉइंट पे 400 हो गई। 0 और 400 का एवरेज 200 ही आया। ओके, राइट।